अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये बात है आज से 8-9 साल पहले की, जब मैं कोई 16-17 साल का हुआ करता था और मैट्रिक का स्टूडेंट था जब मैंने अंजुमन तलबा इस्लाम में शमूलियत इख्तियार की। और उसके साथ साथ जो मेरा प्राइम फोकस था उस वक़्त, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने का शौक़ था, तो तमाम सूबों के बारे में मैंने पढ़ने की कोशिश की। तो जब मैंने बलूचिस्तान के बारे में रिसर्च की तो गूगल पे तो बलूचिस्तान के बारे में कम और आज़ाद बलूचिस्तान के बारे में ज़्यादा चीज़ें मुझे दिखाई गई। तो मैं बिल्कुल चौंक गया कि यार ये क्या कोई नया मुल्क बनने जा रहा है या क्या सिलसिला बन रहा है। और जब उसकी गहराई में गए तो तब अंदाज़ा हुआ कि इंडियन प्रोपेगेंडा वाज एट इट्स पीक। तो मैंने सोचा कि प्राइम फोकस मेरा ये होना चाहिए कि हम लोग अब इस इंडियन प्रोपेगेंडा को काउंटर करने की कोई कोशिश करें। अब सोशल मीडिया से हमने शुरू किया, कुछ ट्विटर के, कुछ फेसबुक के हमारे दोस्त अहबाब थे, यूट्यूबर्स थे, उन लोगों के साथ मिलके से काउंटर किया। लेकिन मैंने कहा नहीं, जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि जो नफ़रत है वो लोगों के दिलों तक सरायत कर चुकी है और वो नफ़रत डाली गई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसको काउंटर करना होगा। मैंने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद और इसके साथ साथ करते करते पूरे पाकिस्तान में ऐसे सेमिनार्स कराए, रैलियाँ, जलसे वगैरह कराए, जिसमें मैंने कोशिश की कि ऐसे बलूचिस्तान के हीरों को बुलाया जाए जो कि आपस में तो सियासी इख्तिलाफ रखते हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए हमेशा कुर्बानी देने को तैयार हैं। और यहाँ की लिस्टें इकट्ठी की कि जितने बच्चे बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं पिंडी इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, उन सबको बुलाया जाए और उन्हें उनके सामने बिठाया जाए और वो बताएं कि असल मसाइल क्या हैं और कौन प्रोपेगेंडा कर रहा है और कौन ये कह रहा है कि जनाब ये तो सारा जुल्म पंजाबियों ने किया या किसने किया। उस सारी चीज़ों को काउंटर किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फ़ख्र से कहना पड़ता है, मैं कह सकता हूँ फ़ख्र से, कि आई वॉज़ द फर्स्ट वन फ्राम पंजाब। 2004 से 2015 तक जितनी वहाँ पर एनार्की फैली, उसके बाद मैं वाहिद बंदा था जो कोयटा गया और कौमी परचम रैली हम लोगों ने निकाली। मेरे क्लास फेलोज़ ने, बिलाल काकड़ और हम सब ने मिल के हमारे तकरीबन, मैं गैरिसन एकेडमी कोयटा में 2 साल पढ़ा भी था व्हेन माय फादर वाज पोस्टेड देयर। ये 2005-6 की बात थी। तो सारे पुराने दोस्त जो थे, कोई वहाँ पर पॉलिटिकल फैमिली से भी ताल्लुक़ रखते थे। तो बाद में हम सारे जब बड़े हो गए, कोई 17-18 साल के हो गए, तो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पर इस तरह की रैली निकालें कि उसमें पश्तून, बलोच, पंजाबी, सिंधी और ये सारे कश्मीरी, बल्तिस्तानी सब इकट्ठे हों। तो उससे कोई सियासी रंग ना दिया जाए, सिर्फ पाकिस्तानी परचम के साए तले हम कोयटा में इस तरह करें। और उस वक़्त ये मैं जानता हूँ कि जो डेथ थ्रेट्स हमें मिला करती थी BLA की जानिब से, BRA की जानिब से, BSO की जानिब, BSO आज़ाद की जानिब से एंड देन BLF की जानिब से, वो हम बेहतर जानते। खैर हमने वो उस वक़्त इतना पब्लिसाइज इससे नहीं किया था क्योंकि ज़ाहिर है आवाम का मोराल डाउन होता था। तो खैर वो सारा किया। इस्लामाबाद में हमने सारे सेमिनार्स किए, लोगों को पाकिस्तान से मोहब्बत का दर्स दिया और ये बताया कि जनाब अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ गलत हैं, अगर किसी फ़र्द वाहिद की कोई पॉलिसीज़ गलत हैं, या आप लोगों के अपने नवाबों वडेरों ने आप लोगों पे अगर जुल्म किया, तो इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है, इसमें उस फ़र्द वाहिद का या उसकी पॉलिसीज़ का कसूर है। और पाकिस्तान तो हम सब का मुल्क है, इससे मोहब्बत, मैं तो पाकिस्तान से मोहब्बत इसलिए नहीं करता कि मैं यहाँ पैदा हो गया, पला बड़ा। मैं तो अलबत्ता सिर्फ इसलिए करता हूँ कि ये वाहिद रियासत है, रियासत मदीना के बाद जो कि इस्लाम के नाम पे हासिल की गई। तो मुझे तो इससे अकीदत और मोहब्बत रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के निस्बत से है। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, वो दिन भी था जो मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि डेरा बुगटी में सुई का इलाका, जहाँ सबसे ज़्यादा एनार्की किसी दौर में हुआ करती थी, वहाँ पर मगरिब के बाद कोई बाहर निकल नहीं पाता था। रात को 11 बजे हम लोगों ने वो जलसा प्रोलॉन्ग किया, 11-12 बजे तक, पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से। जहाँ 4-5 हज़ार वोट लेके किसी दौर में लोग MP MNA बना करते थे, वहाँ 7 हज़ार लोगों का, सिर्फ मर्दों का वहाँ जलसा हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी परचमों के साथ आए, किसी सियासी जमात के परचमों के साथ लोग नहीं आए। और मुझे अब भी याद है चीफ़ ऑफ बुगटी जान बुगटी भाई ने मेरी दस्तारबंदी भी की, वो बलोच दस्तार पहनाई मेरे सर पे।
जान तालियां। और इंशाअल्लाह ताला मैं इसकी पूरी लाज रखूँगा और वो हमारी लाज रखेगी। और उसके साथ साथ मुझे याद पड़ता है कि बरामदाग बुकटी को मैंने उस वक्त चैलेंज किया था कि ये जो पहली दो सफ़ों में यहाँ के सियासतदान बैठे हैं, यहाँ के जो बलोच बैठे हैं, इनको रहने दो, मैं पंजाब से हूँ तो मेरा मुकाबला करो। ये बलोच एक पंजाबी को वोट दे देगा लेकिन गद्दार वतन को वोट नहीं देगा। और सब ने उस पर ताली शाली भी बजाई और कहा कि आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और फिर वहाँ बलूचिस्तान से एक ये नारा भी बुलंद हुआ कि हम अगर पाक फ़ौज को ज़रूरत हुई तो हम 50,000 रज़ाकार पाक फ़ौज को देने को तैयार हैं भारत के ख़िलाफ़। तो एक बड़ा पॉजिटिव इसके नताइज आए सामने। फिर आते हैं हम फ़लस्तीन कॉज पर। तो पैलेस्टाइन कॉज पर अल्हम्दुलिल्लाह जितना काम हमारी तंजीम ने किया, इतना नौजवानों में शायद किसी और ने नहीं किया होगा। और मुझे अब भी याद है जो फ़लस्तीन के 400 बच्चे पाकिस्तान में इस वक्त भी पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ़ मेडिकल कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स पे इधर पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई भी मुल्क किसी जगह पे एम्बेसी बनाता है तो उसकी तनख्वाहें शनख्वाहें सारे वो लोग खुद ही देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो फ़लस्तीनी एम्बेसी है उसके सारा बजट हम लोग खुद अफोर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तानी अफोर्ड कर रहे हैं। और अब भी हमारे पासपोर्ट पे लिखा है कि इट इज़ एलिजिबल एवरीवेयर एक्सेप्ट इसराइल, और इसराइल को हम लोग नहीं तस्लीम करते। खैर फ़लस्तीनी सफ़ीर ने भी काफ़ी रिकगनाइज़ किया, हमारी वोट टेकिंग सेरेमनीज़ में भी आए। सफ़ीर जो एम्बेसडर होता है, जो लोग डिप्लोमेटिक अफेयर्स को जानते हैं वो सही जानते हैं कि वो सरीना या मैरियट से बाहर नहीं जाता, वो इसी तरह के होटल्स में आता है, वो मिन्नते तरले करके। और ये वो सफ़ीर थे जिन्होंने इतना कोऑपरेट किया हमारी सिंसेरिटी को देखते हुए कि हम अगर ये भी कह दें कि जनाब प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज है या किसी चौक चौराहे पे एहतजाज है तो उधर भी ये पहुंच जाएंगे हमारे साथ अपनी किसी किस्म की सिक्योरिटी के बगैर। तो ऐसे दरवेश सिर्फ लोग भी हैं। और बैतुल मक़दस का खुर्दा जो आया करता था वो ये हमें खिलाया करते थे उधर जब हम लोग मसला फ़लस्तीन पर डिस्कस करने जाते थे। फिर हमारा ये भी अंडरस्टैंडिंग हुई आपस में कि हमारे तमाम पाकिस्तानी नौजवान और आपके फ़लस्तीनी नौजवान मिल के काम करेंगे इस कॉज़ के लिए, और उनके फ़लस्तीनियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं उनके साथ हमारे रवाबित हुए वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। दैन कमिंग टूवर्ड्स द कश्मीर कॉज़, जहाँ पर आके सबसे बड़ा इख्तिलाफ़ पैदा हुआ वो ये था कि जितना मुझे अब भी याद है 26 जनवरी 2014 को मेरा एक्सीडेंट हुआ। मेरे अब भी दोनों पाँव में, राइट लेग में जो मेरे घुटना है वहाँ पर कोई 14 स्क्रूज़ और कुछ प्लेट्स लगी हुई हैं, और लेफ़्ट जो एंकल है टखना उधर 2 नेल्स हैं, और ये बाएं बाजू में रॉड है। ये हमारा एक्सीडेंट हुआ था जंड अटक के गाँव है चूरा शरीफ उसके सामने। तो वो गाड़ी अनबैलेंस हुई काफ़ी ज़्यादा स्पीड में, तो वो सीधा दरख्त में लगी। तो ये 26 जनवरी को था। उसके 8-10 दिन के बाद 5 फरवरी आ रहा था और हमने प्रोग्राम रखा हुआ था आज़ादी कश्मीर पर। खैर अब मैं तो बिल्कुल एक ही हाथ ये राइट हैंड ही काम करता था, बाकी तो सारे बिल्कुल पट्टियाँ बंधी हुई थी पूरे जिस्म पे। 2014 की बात है। और मुझे याद पड़ता है कि यासीन मलिक साहब अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, यौम कश्मीर पे मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक ने हम कश्मीर से ज़ारी यकजहती करते रहे बचपन से। उस दिन उन्होंने 5 फरवरी को, मैं प्रोग्राम में तो ना जा सका, अलबत्ता यासीन मलिक की बेगम साहिबा मिशाल मलिक बहन, उनकी छोटी सी बेटी थी तब 1-2 साल की, वो और उनकी जो वालदा थी, ये तीनों शख्सियात वहाँ तशरीफ़ लाई। और मैं समझता हूँ कि उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार कितना ज़्यादा ये लोग कॉज के साथ सिंसियर हैं कि नज़रियाती लोगों को ये नहीं छोड़ते। फिर मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो कुछ महीने में व्हील चेयर पर रहा, 3-4 महीने। उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा दहशतगर्दी होना शुरू हो गई और हम लोगों ने जान हथेली पे रख के जितना हम लोगों ने काम किया उस दिनों में, पाकिस्तान के नज़रियाती असास का दिफा करने के लिए, पाकिस्तान से मोहब्बत का एलिमेंट उजागर करने के लिए, तमाम तर दहशतगर्दाना क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ हम लोग लड़े, एक किस्म का नज़रियाती जंग लड़ी हमने। तो फिर जो धमकियों का एक सिलसिला BLA की जानिब से था वो TTP की जानिब से भी इनडायरेक्टली शुरू हो गया। और
मैं वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं करना चाहता कि जो हम लोग चिराट में जा रहे थे, कुछ दोस्त वगैरह जितने फ़ौजियों के बच्चे चचे हैं, तो रास्ते में हमारे साथ क्या होने वाला था और अल्लाह ने हमारी जान बचाई। लेकिन मैं मज़ीद आगे आता हूँ कि कश्मीर कॉज पे जब मैंने देखा कि यार मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ हमारा रब्ता होना शुरू हो गया, मैं उम्रे पे गया पहली बार, तो 2 बार वहाँ भी गिरफ़्तार हो गया, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा जो लोग मुझे मिलने आते थे वो इंडियन मुस्लिम्स होते थे और सीने लग के रो पड़ते थे, कहते कुछ नहीं थे। और खैर वहाँ हमने 12 रबीउल अव्वल को रैली भी निकाल ली थी, तो उस वजह से भी गिरफ़्तारी हुई। और जो दर्द और दुख मुझे वहाँ पर महसूस हुआ मकबूजा कश्मीर के लोगों की, क्योंकि बराह रास्त मेरी उनसे वहाँ मुलाकात हुई। फिर वहाँ से जो कुछ हमारे जवान तशरीफ़ लाते थे मकबूजा से किसी न किसी तरीके से, तो उनसे जब मुलाकातें होती थी तो वो उनसे भी और फ़लस्तीनियों से भी, तो वो एक ही बात कहते थे। मैं जब कहता था यार कोई हम हेल्प आउट आपकी कर लें, कोई चंदा शंदा इकट्ठा कर लें, तो मुझे कहते शहीद साहब व्हाट डू यू थिंक, कि हम लोग भूखे मर रहे हैं या प्यासे मर रहे हैं या नंगे मर रहे हैं? हमें आपके चंदे की ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी बंदूक की ज़रूरत है। अपने हुक्मरानों से कहिए कि अमली तौर पे कुछ करें, वहाँ लोग मर रहे हैं। खैर वहाँ से जब हमने ये कहना शुरू किया कि जनाब अब कश्मीर वाकई पाकिस्तान की शहरक है, तो शहरक को तो काटा जा रहा है और उसको बचाने के लिए इंडिया की गोली का जवाब हमें गोली से देना होगा। हमें अक़वाम मुत्तहिदा के चरणों में बैठ के मिन्नतें नहीं करनी होंगी, हमें अमेरिका के गिट्टों में बैठ के कश्मीर की जंग नहीं लड़नी होगी, हमें हकीकी मायनों में कश्मीरियों के लिए कुछ करना होगा। तो वो लोग जो कि रज़ाई से कभी नहीं निकले और फेसबुक इस्तेमाल करते रहे, उन लोगों ने हम पे गद्दारी के ठप्पे भी लगा दिए। खैर हम फिर भी उनकी इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि ये इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि इन लोगों ने दुश्मन के प्रोपेगेंडास को काउंटर भी किया। लेकिन दुख इस बात का होता है कि आज हमें लोग कहते हैं कि पता नहीं पैराशूटर्स हैं अचानक सामने आ गए। ये 2020 है और मैं जब उठा था वो 2012-13 का वक्त हुआ करता था, और उस वक़्त कोई ऐसी बात करने वाला नौजवान नहीं होता था। उस वक़्त जितनी तलबा तंजीमात भी बनी थी आपस में लड़ने का काम करती थी, और मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि तमाम तलबा तंजीमात, चाहे किसी भी सियासी या मसलकी या मज़हबी जमात से उनका ताल्लुक़ हो, मेरे साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे और अब भी हैं। अब तो खैर स्टेट यूथ पार्लियामेंट के अलाइंस में सारे इनके स्टूडेंट लीडर्स जो क्रीम है उन्हें हमने ऑन बोर्ड लिया, वो शामिल हैं। पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ जो कुछ हम लोगों ने किया वो कोई पाकिस्तान इसका मकरूज़ नहीं था, ये हम पे कर्ज था कि जो माएँ बहनें बेटियाँ उस वक़्त कुएं में छलांग लगा देती थीं अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, जिन माओं ने अपने ज़ेवरात बेचे थे, वो बेटी जो अपने बूढ़े बाप के साथ वो जवान बेटी आ रही थी और उसके बाप को रस्सियों से जकड़ लिया और उसके सामने कुफार ने उसकी बेटी की इस्मत गिरी की 1947 में, और उसकी छाती काट के उसे उसके बाप की गोद में फेंक दी, और बेटी अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी और कह रही थी कि अब्बा पाकिस्तान को मेरा सलाम कहना। ये चीज़ें जब मुझे लोग आके बताते हैं ना, तो हमसे सोया नहीं जाता। अक्सर सारी सारी रात जागते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं यार इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं हम, अपने मज़हब के लिए क्या कर सकते हैं हम। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि फिर अगर आपको किसी बात से हमें इख्तलाफ रहता है तो आप आके गद्दारी के ठप्पे लगा देते हैं। देखिए सच को हमें तस्लीम करना चाहिए। आफिया सिद्दीकी को बेचा गया, तस्लीम करो, ना छुपाओ झूठ को। वो कौम की बेटी है, उसकी जगह तुम्हारी माँ बहन बेटी को भी बेचा जा सकता था। फिर क्या करते? फिर भी कहते कि नहीं बस ठीक है, हमें बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अहमद कांसी को यहाँ से उठा के बेचा गया, जो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा खैर ख्वाह था। हुआ, हज़ारों लोगों को बेचा गया, हज़ारों लोगों को उठवाया गया। मुझे सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब कश्मीर में बग़ैर तनख्वाहों की शहादतें देने वाले मुजाहिदीन, उनको हम दहशतगर्द कह देते हैं किसी इंटरनेशनल प्रेशर में आगे, फिर कहते हैं FATF, फिर कहते हैं माशी इस्तिसाल, फिर हम कहते हैं पैसे नहीं है, फिर हम कहते हैं भूखे नंगे मर गए। यार एक बात, शायद आपको इख्तलाफ है तो आप ज़रूर रखें आप, लेकिन कम से कम पाकिस्तान का गद्दार ना कहा करें। मैं अक्सर MNAs, MPs, मिनिस्टर्स, सेनेटर्स को सामने बिठा के अक्सर कॉन्फ्रेंसेस में एक करता हूँ
कि जनाब अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो सकता, आप कुछ अमली तौर पे करें। तो अक्सर लोग मुझे गुस्से में आके कहते हैं कि शहीर आप बड़े समझदार हो, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे ख़ुद को तसव्वुर करते हो, अगर जंग हो गई और बांग्लादेश की तरह कोई हिस्सा हमसे अलग हो गया तो कौन ज़िम्मेदार होगा? आप ज़िम्मेदार होंगे। मैं कहता हूँ सर हाँ मैं ज़िम्मेदार हूँगा, क्योंकि आज से 200 साल के बाद अगर मौरिख तारीख़ लिखेगा तो ये ज़रूर लिखेगा कि पाकिस्तान हारे हुए लश्कर में था, लेकिन मौरिख ये कभी नहीं लिखेगा कि पाकिस्तान बुज़दिल और बेगैरत हो चुका था। मैं अक्सर इस तरह के सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ कश्मीर पर, और बड़े आसानी से प्यार मोहब्बत से हंस के बड़े बड़े सीनियर लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि कश्मीर में मैदान करबला बरपा है, तो मैं रोक लेता हूँ उन्हें। मैं कहता हूँ सर कश्मीर में मैदान करबला वाकई बरपा है? कहते हैं हाँ हाँ बरपा है। मैंने कहा हिंदुस्तानी फ़ौज क्या है फिर? कहता यजीदी है। मैंने कहा तो कश्मीरी क्या हैं? कहते हैं हुसैनी हैं। मैंने कहा सर मुझे यह ना बताएं कि कश्मीरी फ़ौज, कश्मीरी अवाम मुजाहिदीन जो हैं वो हुसैनी हैं और हिंदुस्तानी फ़ौज यजीदी है। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि कूफे वाला कौन है। डरो उस वक्त से जब मौरिख हमें कूफे वालों में शुमार करेगा। तुम लोगों को शायद मेरी बात की समझ ना आए, लेकिन डरो उस वक्त से जब मौरिख हमें बुज़दिल और बगैरत लिखेगा। अमली तौर पे काम करने की ज़रूरत है, और वी आर नॉट पैराशूटर्स, किसी के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाते। या जो लोग कह रहे हैं ज़ालिम ले रहे होते हैं, किस चीज़ का ज़ालिम? वो अमेरिकन एम्बेसी वाली बात आती है कि वहाँ से जब से आया तो ये PTM का हामी हो गया। भाईजान कोई पहले तहकीक कर लिया करो। ये 2014 की बात है। अमेरिकन एम्बेसी में अमेरिकन एम्बेसी एक और USAID के इश्तराक से ये लोग एक डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, जिसमें कहा था कि जी इज़ एजुकेशन नेसेसरी फॉर पीस, क्या तालीम अमन के लिए ज़रूरी है? आप इसके हक़ में बोलें या ख़िलाफ़ बोलें। मेरे HOD ने, मैं आर्मी पब्लिक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज में पढ़ता था, उनके शहीर तुम अच्छे तकरीर शकरीर कर लेते तो जाओ। मैंने कहा सर मैं अव्वल तो डिबेट कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा नहीं लेता, मैं तो वैसे मुकर्रर हूँ, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। पीछे अमेरिका का झंडा लगा होगा, सामने मैं तकरीर कर रहा हूँगा, तो कोई भी तस्वीर लगा के बोलेगा गद्दार हो गए। मैं वापस आया क्लास में, देन आई रियलाइज्ड कि यार नहीं, हम लोग जो अमेरिका का झंडा पिछले 4-5 सालों से जला रहे थे उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। अखबार के नुक्कड़ में वो भी लोकल अखबार के नुक्कड़ में की छोटी सी सुर्खी लगी होती है कि शहीद सियालवी ने अमरीकी परचम नजर आतिश किया, अपने गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि हम लोग अमरीकी ग़ुलामी नहीं करेंगे। मैंने कहा इसका क्या फ़ायदा? मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने कहा जाके मुंह पे बात करेंगे उनके सफ़ीरों काबीना के सामने। मैं गया HOD साहब के पास, मैंने कहा सर मैं जाना चाहता हूँ। HOD साहब ने हंस पड़े, उन्हें अंदाज़ा हो गया कि अब ये करना क्या चाह रहा है। उन्होंने कहा शहीद तो मुझे ज़रा तकरीर लिख के दो ना, और वो मैं देखूँगा, उसके बाद फिर मैं तुम्हें जाने दूँगा। मैंने खैर तकरीर शकरीर लिखी कि मलाला बड़ी नेक खातून है और आफिया सिद्दीकी को सही गिरफ़्तार किया गया और हमें दहशतगर्दी के ख़ात्मे और अमन के क़याम के लिए अमेरिका का साथ देना होगा। HOD साहब ने वो पढ़ी, मुस्कुराए, कहते हैं बेटा ज़मीर तो मेरा भी नहीं मानता कि तुम ऐसी बातें करो, ना ही तुम्हारा मानता होगा, लेकिन अलबत्ता पोजीशन इसी से आएगी। मैं क्या बिल्कुल सर पोजीशन तो इसी से आएगी। तो क्या पहन के जा रहे हो? शेरवानी तो नहीं पहन रहे? मैंने कहा नहीं सर वो शेरवानी तो नहीं ना, अमरीकी एम्बेसी का फंक्शन है तो पैंट कोट शर्ट कोट टाई शाई लगा के जाएंगे। कहता हाँ हाँ हाँ, यही मैं तुम्हें बता रहा था कि वो कोई बुरा इंप्रेशन उन पर ना पड़ जाए। हम पहली बार ही हमारी यूनिवर्सिटी को जाने दे रहे हैं तो कोई अच्छा इंप्रेशन पड़े। खैर मैं आया, मैंने कहा यार अब वहाँ सच तो बोलना है लेकिन ज़रा सपोर्ट भी लेके जानी चाहिए। मैंने सर के पास दोबारा चले गया। मैंने कहा सर आपको पता है हमारा इदारा पहली मरतबा जा रहा है किसी एम्बेसी के प्रोग्राम में, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और BBA के बैच के 10-10 बच्चों को हम लोग ऑन बोर्ड लेते हैं। आप इजाज़त लें कि ऑडियंस के लिए हमें 30 बंदे चाहिए और एक एक टीचर भी हम रख लेते हैं उसमें, ताकि बच्चे डिसिप्लिन उनका मेंटेन रहे। तो जब मैंने ये कहा कि टीचर भी रख लेते हैं तो उनके वहम गुमान में भी नहीं आया कि ये कोई जाके वहाँ पर दंगा शंगा करने के इरादे में। खैर उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो मुझे लिस्टें प्रोवाइड करो किस किस को लेके जाना चाहिए। मैंने कहा सर मैं आपको लायक बच्चों की लिस्टें देता हूँ। अब ज़ाहिर है वो एक डिपार्टमेंट के HOD थे, तो बाकी डिपार्टमेंट्स में कौन लायक है कौन नहीं है उससे तो उन्हें सरोकार नहीं था। तो मैंने जितने दान नुमा टाइप, माजरत के साथ वो सुन भी रहे हो, मतलब हटे कटे ज़बरदस्त दबंग टाइप हमारे जो दोस्त अहबाब होते थे तमाम डिपार्टमेंट्स के, उन सब के नाम वहाँ तहरीर किए।
और टीचर्स जो 3 हमने रखे वो रखे जो हमारे टाइप के फ्रेश होते थे, जिन्होंने फ्रेश BS ऑनर्स या MS किया होता था और आ जाते थे वहाँ विजिटिंग फैकल्टी के लिए। तो हमारा एज डिफरेंस इतना नहीं होता था, तो गपशप आपस में अच्छी होती थी। उनको भी हमने ऑन बोर्ड लिया। उन्हें कहा सर आप जाएंगे एम्बेसी का प्रोग्राम है, तो बड़े खुश हो गए कि हाँ चलेंगे इंशाल्लाह। खैर कोस्टर अरेंज हो गई, एम्बेसी के जो भी लड़के शड़के थे उनसे बात होगी कि भाई हमारी ऑडियंस वाले भी आना चाहते हैं तो आप इजाज़त दे दें। उन्होंने कहा जी यू आर मोर देन वेलकम, हमें तो इंतज़ार होता है कि कोई सुनने वाला भी आया हुआ हो। खैर 78 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के डिबेटर्स गए, बीच में शहीद सियालवी साहब भी गए और 30 बंदे हमारे साथ और चले गए और 3 वो टीचर्स। रास्ते में जनाब पेट्रोल पंप आता है, मैं उन्हें कहता हूँ जनाब ज़रा गाड़ी रोको, पेंट कोट मैंने पहना होता है और साथ एक थैला सा पकड़ा होता है, तो गाड़ी रोको यार मैं वॉशरूम जाना है। गया वॉशरूम में, तो शहीद साहब जा पेंट कोट में रहे हैं, वॉशरूम से निकल रहे हैं तो शेरवानी ओढ़ी हुई है। तो वो कहते हैं यार ये क्या चक्कर है। मैंने कहा यार गाड़ी में बैठो फिर बताता हूँ। अभी हमारी यूनिवर्सिटी से जो नेशनल लाइब्रेरी जहाँ पर एम्बेसी अपना प्रोग्राम करा रही थी, उसका सफ़र कोई है 25-30 किलोमीटर का, तो घंटा लग ही जाता है। इस्लामाबाद पिंडी की सड़कों पर रश भी होता है। तो रास्ते में मैंने उन्हें कहा यार चक्कर ये है कि जो तकरीर मैंने कल सर को सुनाई थी और तुम लोगों को भी सुनाई थी, मैं वो तकरीर नहीं कर रहा। तो क्या कर रहे हो फिर? मैंने कहा यार मैं तो सच बोलने जा रहा हूँ आज, या आर होएगा या पार होएगा। कहते नहीं यार असी सारे कटे जाएंगे। मैंने कहा यार बात यह है कि अगर निकाले गए तो पाकिस्तान की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, और जब लोगों को यह पता चलेगा कि इन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात की हैं, तो तुम लोगों को अगर निकाला भी गया तो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में लोग तुम्हें एडमिशन भी दिलवाएंगे और तुम्हारे अखराजात भी खुद अफोर्ड करेंगे। तो वो थोड़े से खैर उन्हें मैंने मुतमईन कर लिया और मैंने कहा बस मैं तकरीर शुरू करूँगा तो तुम लोगों ने जो है ना वो कर देने, सपोर्ट इस तरह करनी है कि किसी की ज़रूरत ना हो आके मुझे रोके। खैर मैं तकरीर करने गया, क्या तकरीर की वो आप देख लेंगे। मुझे खुशी इस बात की हुई कि जब वो सेमिनार ख़त्म हुआ, सेमिनार क्या डिबेट कंपटीशन ख़त्म हुआ, तो ज़ाहिर है अब इनाम तो मुझे नहीं मिलना था, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और सच बोलने वाले को बागी और गद्दार का लेबल भी मिलता है। लेकिन तकरीर करके मैं ऑडिटोरियम से सीधा बाहर निकल गया और आधा ऑडिटोरियम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाता हुआ। What is the literacy rate of United States of America? It's 99%. If education is necessary for peace, then the so-called champion of human rights and world's most well-educated nation, the United States of America, would not be responsible for the insurgency and terrorism in Iran, Iraq, and Yes, education is necessary for peace. But what kind of education? The message of love, peace and prosperity which was given to us by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The message which was given to us by the Holy Quran, that if you have killed a single human being, it means you have killed the whole humanity. And if you have killed the whole humanity. But unfortunately, the so-called international media, the so-called champions of human rights used to say, the so-called world's most well-educated and highly qualified people used to say that Muslims are responsible for the terrorism. Let me ask you a question. What is the literacy rate of Israel? It's 97%. Then what is being done in Palestine? Thousands of Muslims what was done in Iran? What was done in Iraq? What was done in Syria? What is being done in Lebanon? What is being done in Burma? What is being done in Afghanistan? What is being done in Hyderabad, Dhaka and Gujarat? And what is being done in Indian occupied Kashmir? So, it has been proved that Muslims are not terrorists, rather they are being terrorized. बाहर निकल गया और मुझे फ़ख्र इस बात का हासिल है, इस तकरीर में आपने सुना होगा कि मैंने आई एम द फर्स्ट वन जिसने अमेरिकन एम्बेसी के प्रोग्राम में नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा की बात की। For peace, then Charlie Hebdo of the most well-educated country, France, would not be responsible for the anarchy in the entire Muslim world. Then according to law of God, where you can't pinch and hurt the feelings of any religion, caste or creed, and according to the international blasphemy law, what do you say about the nation where patients are the most sensitive about their beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam? Dear audience,
let me to express extent of these patients in my national language because English linguistics council dropped by these patients. हमने हर दौर में नामों से रिसालत के लिए की है, छोड़कर सियासत का सिलसिला फुसूल, फकत एक नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। मैंने अफ़गानिस्तान से फ़लस्तीन, कश्मीर से बर्मा तक के एक एक मुसलमान मज़लूम की बात की और कहा कि दहशतगर्द असल तुम लोग हो, अमेरिका वालों, जो दुनिया का अमन तबाह कर चुके हो। खैर, जब मैं ऑडिटोरियम से बाहर निकला तो आधा ऑडिटोरियम नारे लगाते हुए बाहर आ गया। पोजीशन मेरे लिए वो नहीं थी कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन देते, वो तो देनी भी नहीं थी उन्होंने। पोजीशन मेरे लिए ये थी कि जो दूसरे स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स और प्रिंसिपल्स आए हुए थे अपने बच्चों को लेके साथ, उन लोगों ने मेरा माथा चूमा था कि बेटा तुमने हक अदा किया, सच बोला। और मैं हमेशा एक तलकीन करता हूँ लोगों को कि सच बोला करें। खैर, इस पे लोगों ने बाद में, जिन लोगों ने तकरीर नहीं सुनी उनके लिए भी सुना देते हैं आपको, प्रोपेगेंडे भी किया, पता नहीं वहाँ से आ गया तो इसने क्या कर दिया। इसलिए मैं आवाम से कहता हूँ कि सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना किया करें। आप लोग तहकीक कर लिया करें कि यार अगला बंदा कितना ख्वार हुआ है। मुझे याद है कि जून जुलाई की सख्त गर्मी हमने सिबी, डेरा बुगटी के सहराओं रेगिस्तानों में गुजारी है। और मुझे याद है कि इस्लामाबाद की सर्द रातों में हम लोगों ने जनवरी की और दिसंबर की रातें गुजारी हैं। और इस तरीके से जाके हमारी नज़रियाती टीम बनी है। किसी के हमने बूट पॉलिश करके, या किसी के कंधे पे बंदूक रख के, या किसी के मिन्नतें तरले करके, या किसी की गोद में बैठ के हम इस मकाम तक नहीं पहुँचे जिस तरह लोग हुकूमतों में पहुँचते हैं। हम अगर पाकिस्तान का दिफा करते हैं या पाकिस्तान से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं तो ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हमारी मोहब्बत किसी के मोहताज नहीं है कि हम लोग किसी से NOC लेके। और यही बात सिर्फ मैं कहूँगा कि हमें पाकिस्तान से वफादारी के सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। ये जो सर्टिफिकेट बांट रहे होते हैं, हम इनसे ज़्यादा बड़े मुहिब वतन हैं। हम बग़ैर तनख्वाहों के काम कर रहे हैं इस मुल्क के लिए। हम मोहब्बत और प्यार नहीं करते पाकिस्तान से, हम इश्क करते हैं पाकिस्तान से। खुदा की कसम इश्क करते हैं पाकिस्तान से। मैं समझता हूँ इकबाल दुरुस्त कहते थे, मीर अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जो मुल्क सुपर पावर बनेगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ग़ज़वा हिंद होती है तो हम उसके एक अदना से मुजाहिद ज़रूर बनेंगे इंशाल्लाह ताला। इस कौम को तैयार करने और अपने मुल्क के लिए, अपने मज़हब के दिफा के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।